योगी स्टाइल में हुआ मुर्शिदाबाद के दंगाइयों का इलाज। एक एक कर 210 उत्पातियों को टांग कर ले गई पुलिस। वक्फ कानून वापस लो, वक्फ कानून वापस लो, इसी नारेबाजी के साथ बंगाल के कई इलाकों में मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले तो आम मुसलमान हैं, लेकिन विरोध करवाने वाले वो कट्टरपंथी हैं जिनकी सोच वंदे मातरम पर आकर बदल जाती है, जिनकी सोच जनगण मन पर आकर बदल जाती है, जिनका नजरिया देश हित के हर एक फैसले पर आकर बदल जाता है। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी देश को बांटना चाहते हैं और ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जा सकती है। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वालों का सबसे पसंदीदा राज्य बंगाल ही है, क्योंकि यहाँ पर आराम से न सिर्फ एंट्री मिल जाती है बल्कि 2-2 हजार रुपए देकर आसानी से देश के जरूरी दस्तावेज भी बनवा लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने एक पॉडकास्ट में मेरे साथ इस बात का जिक्र भी किया था कि फिर ये घुसपैठिए सबसे जरूरी कागज बनवाते हैं, अपना वोटिंग कार्ड, और उसके बाद ये बन जाते हैं किसी भी नेता राजनेता के लिए सबसे जरूरी कौन। बस यही सब चल रहा है बंगाल में और दीदी इन्हीं के भरोसे सत्ता में वापसी कर जाती है। लेकिन जब बारी आती है देश प्रेम साबित करने की तो ये गैंग विफल साबित होते हैं और फिर होती है मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं। आप सोचकर देखिए, देश में वक्फ कानून आता है, जगह जगह विरोध होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध की आग में बंगाल ही क्यों जल रहा है? बांग्लादेश में बैठे कुछ लोगों को भारत में लागू हुए वक्फ कानून से क्या दिक्कत है? बात बस इतनी सी है कि ये वो टूल किट हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में मोहरा बनते हैं वो अनपढ़ मुसलमान जिन्हें सही गलत का अंतर नहीं पता हो। तभी तो मुर्शिदाबाद जल रहा है और इस आग को कंट्रोल करने के लिए हर तरफ से जतन किए जा रहे हैं सिवाय ममता बनर्जी के। जी हाँ, दीदी तो सिर्फ शांति शांति और शांति की अपील कर रही हैं, जैसे उनकी बात मानकर सारे अराजक तत्व शांत बैठ जाएंगे। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल हो गई, इनका विरोध खत्म नहीं हो रहा। आपको लगता है ये सिर्फ वक्फ कानून को लेकर विरोध है? नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना है भारत की एकता अखंडता को बांटने का, तोड़ने का। मुर्शिदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 210 उत्पातियों को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भले ही दावा कर रहे हो कि स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, इस बीच खबर ये जरूर आई है कि हिंसा भड़काने में शामिल करीब 210 उत्पातियों को गिरफ्तार किया गया है। आम जनता का खोया हुआ भरोसा पुलिस वापस लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरीके से 210 उत्पातियों को गिरफ्तार करने की खबर सामने आई, लोग कहने लगे कि योगी स्टाइल में यानी यूपी मॉडल बंगाल में लागू हुआ, तब कहीं जाकर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, विरोध की आग में जल रहे मुर्शिदाबाद में पहले तो बीएसएफ तैनात की गई, लेकिन उन जवानों पर भी हमला हो गया। हालात ऐसे हो गए कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनावों को राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाने की मांग तक कर डाली। चुनाव के दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। दूसरी तरफ ऐसे उत्पात वाले इलाकों से हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें भी आने लगी हैं। जो बचे कुचे हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए। आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग
मेरा घर में एक ठो बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकाल गया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है, पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मांग तो ये तक उठने लगी है कि संदेश खाली की तरह अब मुर्शिदाबाद में भी एनएसजी कमांडोज को उतार देना चाहिए। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि वक्फ कानून के विरोध में जल रहा मुर्शिदाबाद कैसे और कब तक शांत होता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दें। समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद बने इस वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध जिस प्रकार की चित्र विचित्र और अनाप शनाप बातें पिछले दिनों में इंडी गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही है और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संविधान को दिल में रखते हैं। तो ये मुकाबला संविधान को अपनी जेब में रखने वाले लोग और संविधान को अपने हृदय में रखने वाले लोगों के बीच में है। और आज यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान का तो अपमान कर रहे हैं और अपनी सरकार के द्वारा पारित वह संविधान संशोधन जो कांग्रेस सरकार ने पारित किए थे 73वें और 74वें, जिसको उन्होंने क्रांतिकारी कहा था, उसको वो ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि झारखंड के मंत्री ये कहते हैं कि उनकी नजर में शरिया संविधान से ऊपर है, तो हम तो बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए का यह संकल्प है कि हमारे लिए संविधान का सम्मान सबसे ऊपर है। अब मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में बाबा साहब का संविधान ऊपर है या शरिया का निशान ऊपर है? ये आपकी उस कार्रवाई से साफ हो जाएगा कि आप झारखंड में ऐसे तत्वों पर और जो लोग बोल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई करते हैं नहीं। यदि नहीं करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर में बाबा साहब के संविधान से ऊपर शरिया का निशान है। हमें इसका जवाब स्पष्ट रूप से हां या नहीं में और आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए। सर, कहना है कि अगर तो उनकी सरकार आती है भविष्य में तो 1 घंटे के अंदर ये कानून बदल देंगे। खड़गे साहब कहते हैं कि बीजेपी की तरफ इशारा करके कि ये लोग संविधान के और बाबा साहब के दुश्मन हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। देखिए, बाबा साहब के उनके जीवन काल में कौन दुश्मन था, ये बात अनेक तथ्यों में और साहित्यों में भरी पड़ी है। जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने में और धांधली करके चुनाव हरवाने में प्रमुख भूमिका अदा की, मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती पे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना पहला चुनाव 14,000 मतों से हारे थे और 78,000 वोट इनवैलिड किए गए थे। 3 जनवरी 1952 को उनका चुनाव हुआ था
अप्रैल 1952 में उन्होंने चुनावी धांधली के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतः भारत के संवैधानिक इतिहास में चुनावी धांधली के पहले शिकार बाबा साहब अंबेडकर थे, जो चुनावी धांधली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर उनके साथ की थी। अब इमरान मसूद ने जो बोला है, यह दर्शाता है यह कांग्रेस पार्टी संविधान को अपनी जेब में रखती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान में संशोधन कैसे होता है? 1 घंटे के अंदर होता है। हमने तो पूरी प्रक्रिया पूरी की। पहले हम पिछले साल के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाए, फिर संयुक्त संसदीय समिति में गया, उसके बाद महीनों तक विचार विमर्श हुआ, अनेकानेक बैठकें हुई, 25 से अधिक राज्यों और वक्फ बोर्डों से विचार विमर्श हुआ। अनेक जगहों पे जाकर फिजिकली उन्होंने, जेपीसी ने जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में डाटा किया, एकत्र किया। 92 लाख लगभग फीडबैक्स लिए गए। फिर संसद के दोनों सदनों में आया, 12-12 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया के साइन से या कानून बना। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे में तभी हो सकती है जब आप संविधान को जेब में रखते हो। इससे साफ है इमरान मसूद के बयान से कि कांग्रेस पार्टी की हाथ में संविधान खतरे में है, उनके हाथ में संविधान जेब में है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए संविधान हृदय में है। और आज के दिन जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है, उस दिन कोई कहे कि 1 घंटे में मैं कानून बदल दूंगा, मुझे लगता है बाबा साहब के जन्मदिन के दौरान इसके समय उनके द्वारा बनाए गए संविधान की विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। सर, ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि हम अपने राज्य में लागू नहीं, उसकी वजह से बंगाल के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। बीएसएफ की टीमें भेजी गई हैं। ममता बनर्जी मंच से कह रही है, एक मुख्यमंत्री जो पारित हो गया है राज्यसभा लोकसभा से। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने? तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है, पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकती।